न्यू ईयर पर आया भूतिया गुब्बारे वाला। 31 दिसंबर की ठंडी कोहरे वाली रात थी। चारों तरफ धुंध ही धुंध थी। 2 मीटर की दूरी पर खड़ा व्यक्ति भी दिख नहीं रहा था। सभी लोग नए साल का जश्न मनाने में व्यस्त थे। जलसागंज नामक एक गांव था जहां पास के एक अमीर आदमी का आलीशान फार्म हाउस था। फार्म हाउस के बाहर ही नए साल की पार्टी का माहौल बना हुआ था। कुछ लड़के लड़कियां नाच रहे थे तो कुछ खा पीकर मस्ती कर रहे थे। वहीं फार्म हाउस पार्टी के बाहर ही एक बहुत बूढ़ा कांपता हुआ कंबल ओढ़े हुए व्यक्ति था जो पार्टी में जाते हुए अर्जुन और श्वेता को रोकता है। अरे बच्चों, अंदर मत जाओ, नया साल मनाना मना है। अंदर मत जाओ, कहीं तुम्हारी जान ना चली जाए। क्या बाबा जी, कुछ भी। अरे आज की रात तो मस्ती करने दीजिए। चलिए जाइए, यहाँ से ठंड से कहीं भगवान के पास न पहुंच जाओ आप। हाँ, कुछ भी बोलते हैं ये। अरे मैं फिर कहता हूँ, अंदर मत जाओ, वहाँ एक भूत है जो तुम्हारी जान ले लेगा। अरे आप जाओ यहाँ से, हमें अपना नया साल मनाने दो। वो दोनों लड़का लड़की उस बूढ़े आदमी पर हंसकर पार्टी में चले जाते हैं और नए साल का जश्न दोस्तों के साथ मनाने लगते हैं। अंदर जाते हुए लोगों को वो बूढ़ा व्यक्ति बार बार मना करता है, फिर भी लोग अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद एक गुब्बारे वाला व्यक्ति उनकी पार्टी में जाकर उनसे बड़े प्यार से कहता है, सुनिए दीदी, गुब्बारा खरीद लीजिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। सिर्फ 10 रुपए का है। 10 रुपए का एक है, मेरी बच्ची ने कुछ खाया नहीं है, इसे प्लीज ले लीजिए। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं खरीदना, जाओ। अरे सुनो भाई, तुम खरीद लो, मैंने बड़े समय से कुछ नहीं खाया, मेरे पास पैसे नहीं है। 1-2 गुब्बारे खरीद लो, इस गरीब की सहायता करो। कल नया साल का दिन है, मैं कैसे नया साल मनाऊंगा अगर कुछ बेच नहीं पाऊंगा तो। क्या है रे, तुझे समझ नहीं आता? नहीं लेना तेरा 2 कौड़ी का गुब्बारा? और तुझे इस पार्टी में आने किसने दिया, हाँ, जो यहाँ आकर फालतूगिरी कर रहा है? चल चल निकल यहाँ से, गरीब भिखारी कहीं का। साहब ऐसे मत बोलिए। अरे कौन है ये जो हमारी पार्टी खराब कर रहा है? बाहर निकालो इसे यहाँ से। तभी रोहित नाम का लड़का गुब्बारे वाले को धक्का मारकर बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी वो व्यक्ति एक खूंखार डरावना भूत बन जाता है जिसके हाथ में पहले से ही सिर कटे गुब्बारे थे। तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा मरना तय है। तूने मुझे धक्का दिया ना, अब तू गया। ये बोलते ही वो भूतिया गुब्बारे वाला उसे मना करने वाले लोगों को एक झटके में मार देता है और उनके सिर को गुब्बारे की तरह डोरी में बांधकर वहां से गायब हो जाता है। मार डालूंगा, जो भी मुझे मना करेगा उसे मैं मार डालूंगा। भूत भूत। भूतिया गुब्बारे वाले को देखकर पार्टी के कुछ लोग वहां से 9-11 हो जाते हैं। वहीं भूतिया गुब्बारे वाला फिर किसी दूसरी पार्टी में जाता है और गुब्बारे बेचता है। फिर उसे कोई मना कर देता है तो वो उन लोगों के साथ भी वही करता है जो इस पार्टी में हुआ था। उन लोगों की गर्दन को भी उखाड़कर अपने गुब्बारे में लगाकर घूमता था। ऐसे ही वो नया साल मनाने वाले लोगों की 3-4 पार्टी में जाकर यही करता है। पर आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था, ये जानने के लिए कहानी में 3 साल पीछे चलते हैं, जहां 31 दिसंबर की रात को एक गरीब गुब्बारे वाला अपनी 9 साल की बेटी को लिए ठंड में एक पार्टी से गुजर रहा था। सुबह से गुब्बारे बेचकर थक गया हूँ, किसी ने भी ठीक से गुब्बारे नहीं खरीदे। ऊपर से इसकी आमदनी भी सिर्फ 70-80 रुपए की है और आज तो वो भी नहीं कमाई। कल मैं अपनी बेटी के साथ नया साल कैसे मनाऊंगा? पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? आप कल की फिक्र क्यों कर रही हो? कल आपकी बहुत फिक्र होगी, आप देखना। हाँ बेटी, तेरा बापू एक कपड़े नहीं दिला सकता, मेरी वजह से तू अभी तक फटे हुए स्वेटर में है। कोई बात नहीं पिताजी। अरे पिताजी देखिए, वहाँ नए साल के जश्न की पार्टी हो रही है, वहाँ चलते हैं, क्या पता लोग आपके गुब्बारे खरीद ले। हाँ बेटा, ये बहुत अच्छी बात है। दोनों बाप बेटी एक बंगले के बाहर खड़े हो जाते हैं और ठंड में गुब्बारे बेचने लगते हैं। तभी अंदर जाते हुए नीरज, शेफाली, अनु और गौतम से कहता है, अरे अरे मैम साहब, ये गुब्बारा खरीद लीजिए, मात्र 10 रुपए का है। हाँ हाँ भैया, दीदी ले लीजिए ना, गुब्बारे तो सबको पसंद आते हैं। अरे ये क्या फालतू लोग हैं तुम्हारे घर के बाहर नीरज, हमें कोई गुब्बारे नहीं खरीदने। सुन लिया ना, अब जाओ यहाँ से। अरे अरे भाई साहब, ऐसे मत करो, मैं कल नया साल कैसे मनाऊंगा?
मेरे पास जरा भी पैसे नहीं है। इस गरीब की मदद करो, मुझे अपनी बेटी के लिए कपड़े नहीं खरीदने हैं। ओफो, इन गरीब लोगों ने एक जगह नहीं छोड़ी, रात में भी चैन नहीं है। दीदी ऐसा मत करो, खरीद लो ना दीदी गुब्बारे, हमारे पास रंग बिरंगे बहुत सुंदर गुब्बारे हैं। ओहो, इस लड़की ने तो हमारा दिमाग खराब कर दिया। ये बोलते ही गौतम उस लड़की को धक्का मारता है। धक्का लगने पर त्रिशा का सिर एक नुकीले पत्थर पर लगता है, जिससे वो उसी वक्त मर जाती है। ये देख गुब्बारे वाला बहुत रोने लगता है। हे भगवान, मेरी बेटी के साथ तुम लोगों ने क्या कर दिया? अरे त्रिशा मेरी बच्ची, तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। ओहो, मुझसे तो गड़बड़ हो गई। अगर ये आदमी पुलिस स्टेशन पहुंच गया तो हम लोगों को जेल में जाकर ही मानेगा। चलो इसका भी किस्सा खत्म कर देते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। शेफाली पीछे से उस गुब्बारे वाले के सिर पर एक बड़े पत्थर से हमला कर देती है, जिससे वो भी बेहोश हो जाता है और दोनों बाप बेटी को पास की खाई में फेंक देते हैं। इसके बाद उसे भूतिया गुब्बारे वाले की आत्मा नाइंसाफी की वजह से भटकती रहती है और हर न्यू ईयर पर वो गुब्बारा न खरीदने वाले लोगों को जान से मार देता है और उनके कटे सिर को गुब्बारे की तरह लेकर घूमता है। कुछ देर बाद भूतिया गुब्बारे वाला अपने भूतिया गुब्बारे लेकर एक घर की तरफ आता है। वहां भी नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। नहीं छोड़ूंगा इन लोगों को, इन्हें तो खास सजा देनी है। अच्छा हुआ ये लोग मिल गए। भूतिया गुब्बारे वाला उनके घर में घुसकर चारों के पास पहुंच जाता है, जिनकी वजह से उसकी और उसकी बेटी की मौत हुई थी। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अब शादी कर चुके थे। ये आहा, ये कितना मजा आ रहा है ना इस पार्टी में। हाँ बिल्कुल, ब्राजील ला 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 ला, ये वो हो। लो तुम तीनों भी ड्रिंक लो। हमारी तो शादी हो गई है, पर पुरानी आदतें तो नहीं छोड़ सकते ना। और पुरानी बातों को भी नहीं भूल सकते। मैं तो याद ही होगा तुम्हें, गुब्बारे वाला। भूतिया गुब्बारे वाला। नहीं, हमें कुछ मत करो, हमसे गलती हो गई थी, हमें माफ कर दो। तुम्हारी माफी से मेरी बेटी वापस नहीं आ सकती, इसलिए तुम्हें जाना ही होगा। ये बोलते ही भूतिया गुब्बारे वाला उन सब की गर्दन काट देता है और अपने भूतिया गुब्बारे में उनके सिर को गुब्बारे की तरह शामिल करके गायब हो जाता है। ये सब होता हुआ घर की खिड़की से वही बूढ़ा व्यक्ति देख रहा था, जो कि नए साल पर दूसरे लोगों को नए साल का जश्न मनाने से रोक रहा था। अरे ले गया वो भूतिया गुब्बारे वाला, अपना बदला ले गया। पर कहाँ चला गया? इस भूत की यह दर्द भरी कहानी हमेशा मेरे दिल में रहेगी। काश उस रात मैं इस बेचारे की मदद कर पाता, लेकिन जब तक बहुत देर हो गई थी। ये कहते ही वो बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे अपने घर की ओर चल देता है। भूतिया गुब्बारे वाला गायब हो गया था, पर कहाँ? क्या ये अगले न्यू ईयर पर फिर से आने वाला था और लोगों के सिर को गुब्बारा बनाकर घूमता, या वो मुक्त हो गया? आखिर इस भूतिया गुब्बारे वाले का क्या रहस्य है, ये जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। साथ ही दोस्तों, कभी किसी गरीब व्यक्ति के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। आखिर वो बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चलाने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं मेरी नन्ही सी जान को मतलबी दुनिया के बीच छोड़ आई थी। पता नहीं मेरी बच्ची कैसी होगी, उसे कहीं दर दर की ठोकर तो नहीं खानी पड़ रही होगी। नहीं, हे पाताल लोक के शैतान, कब ये दरवाजा खुलेगा? इस जहन्नुम में तो 1 साल धरती लोक के 5 सालों के बराबर होता है। पता नहीं कब दोनों लोक के नक्षत्र मिलेंगे और एक साथ हमारा नया साल आएगा। चुड़ैल के ऐसे बोलते ही एक आकाशवाणी हुई। फिक्र क्यों करती है तड़पती चुड़ैल? तेरी किस्मत अच्छी है, वो नक्षत्र ऐसे ही नहीं मिलते। लेकिन इस बार धरती लोक का नया साल हमारे पाताल लोक के नए साल के साथ साथ ही आ रहा है। इस साल जब दोनों लोक के नए साल का जश्न मनाया जाएगा, तो पाताल लोक के दरवाजे भी एक दिन के लिए खोल दिए जाएंगे। इस एक दिन में हर तड़पती आत्मा धरती पर जा सकती है। क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या मैं अपनी बच्ची से मिल पाऊंगी? बोलिए शैतान जी। हाँ, मिल सकोगी, लेकिन अब धरती पर 5 साल बीत चुके हैं। क्या तुम अपनी बच्ची को पहचान पाओगी? मैं
उसकी धड़कन से उसे पहचान सकती हूँ। चाहे धरती पर 5 की जगह 20 साल बीत जाएं, लेकिन मैं अपनी बच्ची को आसानी से पहचान लूंगी, उसे ढूंढ लूंगी, फिर चाहे वो कहीं भी हो। ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने ऊपर काबू भी रखना होगा। नए साल की रात को 12 बजे पाताल लोक का दरवाजा फिर से खुल जाएगा और दरवाजा खुलते ही तुम्हें वापस आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आए और दरवाजा बंद हो गया तो तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे, धरती की हवा में ही मिल जाओगे, समझे? मैं समझ गई। पता नहीं मेरी बच्ची कैसी होगी। अरे अरे शिवानी बेटा, यहाँ आओ। देखो, हमारे घर न्यू ईयर की पार्टी है, जल्दी आओ, मुझे तुम्हारे लिए ड्रेस सेलेक्ट करनी है। अनिल जी, इसे पकड़िए ना। भाभी डॉल मम्मा को परेशान क्यों कर रही हो? चलो जल्दी से यहाँ आओ। अरे अरे कहाँ भाग रही हो? पापा, मुझे पकड़िए। अरे बेटा ऐसे भागो मत, तुम्हें चोट लग जाएगी। देखो वहां पर सीढ़ियां हैं। मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। पकड़ लिया। इसे प्लीज ऐसे ही पकड़े रखना, मैं आ रहा हूँ। शुक्रिया इसे पकड़ने के लिए। इधर आओ। आज तो तुमने पापा की अच्छी कसरत करवा दी। चलो अब जल्दी से अपनी मम्मी के पास चलो, वो बहुत गुस्से में है। वो मुझे मारेगी तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं। अनिल ने शिवानी को गोद में उठाया और वो उसे आशा के पास ले गया, जहां आशा ने शिवानी के लिए बहुत ही सुंदर लॉन्ग ड्रेस खरीदी। आखिरकार ये लड़की के लिए मैंने कपड़े ले ही लिए। चलिए अनिल जी, चलते हैं। अभी तो सभी को न्यू ईयर पार्टी का इनविटेशन भी देना है। हाँ चलो। अनिल और आशा शिवानी को घर ले आई, जहां शिवानी तो अपने खिलौने से खेलने में लग गई और आशा और अनिल न्यू ईयर पार्टी की तैयारी करने लगे। शिवानी की टीचर्स को भी बुला लेंगे, आखिर वो सभी हमारी बच्ची के साथ इतनी मेहनत भी तो करती हैं। हाँ, और मैं अपनी कंपनी के चेयरमैन को भी बुलाऊंगा। हम इस पार्टी में क्रिसमस पार्टी भी कर लेंगे। इतने बड़े बड़े लोग आएंगे तो फिर खाने में चीजें भी ज्यादा ही बनवानी होंगी ना। वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम बस अपनी तैयारी करो। अनिल और आशा बहुत अमीर थे और वो एक बहुत ही बड़ी पार्टी की तैयारियों में लगे हुए थे, जो ठीक न्यू ईयर के दिन होने वाली थी। उस पार्टी में बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ और चेयरमैन भी इनवाइटेड थे और आम लोगों में उस पार्टी की चर्चा बहुत दिनों से हो रही थी। ऐसे ही किसी की तैयारियां और किसी की तड़प में 2 दिन और बीत गए और आज नए साल यानी कि न्यू ईयर का दिन था। अरे वाह, आज आखिरकार मैं धरती लोक पर आ ही गई। अब बस मुझे मेरी बच्ची को ढूंढना है। मैं भी अपनी ससुराल जाऊंगी और अपनी धोखेबाज पति से अपनी मौत का इंतकाम लूंगी। मैं उम्मीद करूंगी कि तुम अपने इंतकाम में सफल हो जाओ। ठीक है, तो अब मैं भी चलती हूँ। रश्मि एक पेड़ पर कूद गई और इंसानों से खुद को छिपाती हुई वो पेड़ों पर ही कूदते हुए अपने पुराने घर में चली गई। उसके पुराने घर में अब दूसरा परिवार रहने लगा था। ऐसे अगर इसी रूप में रही तो लोग मुझसे डर जाएंगे और कुछ भी नहीं बताएंगे। एक काम करती हूँ। रश्मि ने वहीं से एक साड़ी उतार ली और उसे बांधकर उसके पल्लू से घूंघट कर लिया। अब ठीक है, अब किसी से पूछती हूँ। जरा सुनिए। हाँ बोलो बहन। वो पहले इस घर में रश्मि और इसकी छोटी बेटी रहती थी। क्या आप कुछ बता सकती हो कि अब वो कहाँ है? जी नहीं, मैं तो बस अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, मैं नहीं जानती। अच्छा, शुक्रिया। अब मैं किससे पूछूं? रश्मि ऐसे ही घूंघट में सारा दिन घूमी, लेकिन उसे अपनी बेटी का कोई पता नहीं मिल पाया। आखिर में उसे भी उस बड़ी पार्टी के बारे में पता चला। ये भला कैसी पार्टी हो रही है? लोग बोल रही हैं कि इसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हो सकता है कि मुझे मेरी बेटी भी वहीं मिल जाए। रश्मि ने भी उस पार्टी में जाने का मन बना लिया। कुछ देर बाद ही शाम हो गई और पार्टी भी शुरू हो गई। वेलकम। अरे तू आ गई संध्या? हाँ यार, कितनी बड़ी पार्टी रखी है तूने। हाँ, क्योंकि इस दिन मेरी बेबी डॉल का जन्मदिन होता है और तुम तो जानती ही हो कि हर साल इसके पापा इसका जन्मदिन कैसे मनाते हैं। जानते हैं, आखिर किस्मत से मिली हुई बच्ची जो है तुम्हारी ये। अरे आशा, तुम यहाँ हो? शिवानी को तैयार कर दिया क्या? हाँ, स्टाइलिस्ट उसे तैयार कर रहे हैं। अब तक तो शायद हो भी गई होगी, मैं उसे लेकर आती हूँ। शिवानी की अलग से एंट्री करवाई गई। उसके लिए एक बहुत ऊंचा और सुंदर केक भी मंगवाया गया। शिवानी को एक खूबसूरत गुलाबी रंग की ड्रेस में बिठाया गया था और वो बिल्कुल राजकुमारी जैसी लग रही थी। सब कुछ अच्छे से हो रहा था कि तभी तो यहाँ पर ये भारी भरकम पार्टी हो रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बच्ची मेरे आसपास ही है। रश्मि भी घूंघट करके उस पार्टी में ही पहुंच गई। उसे पहले तो चौकीदारों ने अंदर नहीं जाने दिया,
लेकिन बाद में रश्मि ने जब अपना चेहरा दिखाया तो सभी चौकीदार बेहोश हो गए और रश्मि अंदर आ गई। कहाँ है मेरी बच्ची? अरे नहीं नहीं, ये तो चुड़ैल है। भागो। क्या चुड़ैल? सभी मेहमान डरने लगे और चुड़ैल को रास्ता देने लगे, लेकिन रश्मि किसी से अब कुछ पूछ नहीं रही थी। उसे बस अपनी बेटी की धड़कन महसूस हो रही थी और वो उसे ही महसूस करते हुए आगे बढ़ रही थी और बढ़ते बढ़ते वो स्टेज तक पहुंच गई जहां शिवानी बैठी हुई थी। अरे नहीं अनिल जी, ये चुड़ैल तो मेरी शिवानी तक पहुंच गई है, कुछ कीजिए ना। संभालो खुद को आशा। बेटा। रश्मि ने शिवानी को गोद में उठा लिया। मैं समझ सकती हूँ, तो ही मेरी बच्ची है। अभी रश्मि ऐसे बोल ही रही थी कि तभी उसकी गोद से शिवानी को आशा ने खींच लिया। छोड़ो मेरी बच्ची को। अच्छा, तेरी ये मजाल। कौन है तू और कैसे जानती है कि तू इसकी माँ है? मैं इसकी धड़कन से पहचान सकती हूँ कि ये मेरी बच्ची ही है, वो बच्ची जिसे मैंने पैदा होते ही खो दिया था। इसे मैंने 9 महीने अपने पेट में रखा और 2 महीने अपनी गोद में खिलाकर मैं इस दुनिया से चली गई, लेकिन मेरी आत्मा मरने के बाद भी इसे देखने को तरस रही थी। एक बार मुझे बता दो ना कि ये मेरी ही बच्ची है। एक माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलेगा, फिर चाहे वो चुड़ैल हो या फिर इंसान। रश्मि की बात सुनकर आशा शांत हो गई। रहने दो, तुम्हारी चुप्पी ने सब कुछ बयां कर दिया है, लेकिन मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुमने मेरी बच्ची का ख्याल रखा, इसके लिए शुक्रिया। इसे गोद में उठाकर मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई। तुम इसका इसी तरह से ख्याल रखना, कभी इसकी आंखों में आंसू मत आने देना। मैं चलती हूँ, तुम्हें मेरी बच्ची और ये जिंदगी मुबारक। रश्मि ऐसे बोलकर आंखों में आंसू लिए अपनी बच्ची के सिर पर हाथ फेरकर चली गई। आशा ने कसकर शिवानी को पकड़ा हुआ था। वो भी उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन यह भी सच था कि शिवानी रश्मि की ही बेटी है। रश्मि अपनी बच्ची को सिर्फ उसकी धड़कन से पहचान गई थी। यही तो सच्ची माँ का प्यार होता है, जो अपने बच्चों को करोड़ों की भीड़ में भी ढूंढ निकालती है।